हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एलिमेंट्री सीरीज के फर्स्ट सीजन का सबसे पहला एपिसोड। दोस्तों, ये सीरीज 21st सेंचुरी यानी आज के जमाने पर बेस्ड है और इसमें दिखाया गया है कि अगर शर्लॉक होम्स आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता तो वो किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके नए जमाने के क्रिमिनल्स का पता लगाता। इस सीरीज की बेसिक कहानी क्लासिकल शर्लॉक होम्स से ही ली गई है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से इस सीरीज के अंदर कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं। जैसे इस सीरीज में शर्लॉक का असिस्टेंट वॉटसन नहीं बल्कि लेडी जॉन वॉटसन है और पूरे सीरीज की सेटिंग लंदन की जगह अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी पर रखी गई है। तो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं एपिसोड की बेसिक प्लॉट लाइन। एपिसोड की शुरुआत एक घबराई हुई लेडी को दिखाते हुए होती है। ये लेडी किसी अनजान आदमी से डरकर भाग रही थी। वो आदमी उस लेडी का पीछा करके उसके बेडरूम तक घुस जाता है और उस लेडी का मर्डर कर देता है। इतना दिखाते ही कहानी जॉन वॉटसन पर शिफ्ट होती है। जॉन एक सोबर कंपेनियन थी। उसका काम उन लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा देने का था जो ड्रग एडिक्शन या फिर ऐसे ही बुरी आदतों में फंसने के बाद अपनी जिंदगी फिर से नॉर्मल जीना चाहती हैं। आगे मिस वॉटसन को रिहैबिलिटेशन जेल के सेंटर से कॉल आता है। उस कॉल से वॉटसन को पता लगता है कि उसका रिसेंट वाला क्लाइंट सुबह ही जेल तोड़कर भाग निकला। इसे सुन वॉटसन जल्दी से उस क्लाइंट के एड्रेस की ओर निकलती है। एड्रेस में जाते वक्त वॉटसन इधर कॉल में उस क्लाइंट के फादर को बता रही थी, आपका बेटा जेल से भाग निकला है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, अब मैं उसके घर पहुंच गई हूँ। इतना कहते ही वॉटसन की नजर सामने खिड़की में एक लेडी पर पड़ती है जो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल रही थी। वॉटसन उस लेडी से अपने क्लाइंट के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो लेडी वहाँ से निकल गई। इसे देख वॉटसन खुद घर के अंदर दाखिल होती है। वॉटसन को इधर किसी कमरे से टीवी के जोर जोर से बजने की आवाज आ रही थी। इसी आवाज को सुनते हुए वॉटसन एक कमरे में पहुंचती है। इधर एक आदमी मौजूद था जिसे देखने में लग रहा था कि वो अभी थोड़े समय पहले ही उस औरत से फिजिकल हुआ है। वॉटसन उस आदमी से कहती है, सर मेरा नाम जॉन वॉटसन है और मुझे आपके फादर ने आपके लिए एज अ सोबर कंपेनियन हायर किया है। उन्होंने मुझे बताया था कि आप ड्रग्स लेने के चक्कर में कई महीनों तक सुधार गृह की जेल में रहे थे और आज ही आप वहां से रिलीज हुई हैं। खैर मेरा काम होगा आपकी डेली लाइफ के रूटीन को फिर से नॉर्मलाइज करना और आपको एक बेहतर इंसान बनाना। इसके लिए मुझे आपके साथ अगले 6 हफ्तों तक हर वक्त रहना पड़ेगा। इसे सुन वो आदमी बोलता है, क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन है? मिस वॉटसन समझ नहीं पाती कि ये आदमी क्या बोल रहा है। वो आदमी आगे कहता है, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है और ऐसा प्यार मैं जिंदगी में दोबारा किसी से नहीं कर पाऊंगा। वॉटसन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वो आदमी टीवी का रिमोट दबाता है और यहाँ वॉटसन देखती है कि जिस रोमांटिक लाइन को अभी उस आदमी ने बोला था वो एग्जैक्ट लाइन एक फिल्म के अंदर थी। यानी ये आदमी एक्टर की नकल करने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि किसी सामने वाले से कभी भी झूठ बोल सके। इसे देख वॉटसन थोड़ी हैरान होती है। तब वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करके कहता है, मैं ही आपका वो क्लाइंट शर्लॉक होम्स हूँ। इसे सुन वॉटसन कहती है, मिस्टर होम्स क्या मैं जान सकती हूँ आप आज सुबह जेल की फैसिलिटी से क्यों भाग आए थे जबकि आपको वहाँ से आज ही रिहाई मिलने वाली थी? शर्लॉक कहता है, ओह वो दरअसल इसलिए क्योंकि मेरे पास करने को कुछ नहीं था और मैं बोर हो गया था। चलो इसी बहाने जेल के वार्डन को ये तो पता चल जाएगा कि उसके जेल के सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ खामियां हैं। शायद इसे वो वार्निंग समझकर जल्द से जल्द सुधार ले। वॉटसन कहती है, यहाँ आते ही मैंने आपके घर से एक लेडी को बाहर निकलते देखा था। वो कौन थी? शर्लॉक कहता है, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। वैसे तो मैं किसी भी औरत के साथ जल्दी फिजिकल नहीं होता, लेकिन कभी कभी ब्रेन को सही से फंक्शन करने के लिए इंटीमेट होने की जरूरत पड़ जाती है। आखिर डॉक्टर होने के नाते तुमसे बेहतर ये बात और कौन समझ सकता है? वॉटसन कहती है, सॉरी लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। शर्लॉक कहता है, पर किसी समय में हुआ करती थी और ये बात तुम्हारे हाथ बयां कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इसी फील्ड में तुमने अपने किसी करीबी को खो दिया और एक सोबर कंपेनियन बन गई। खैर क्या तुम अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके आई हो? वॉटसन कहती है, हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरे पास गाड़ी है? शर्लॉक कहता है, उस पार्किंग टिकट से जो तुमने गलती से अपने पर्स से नीचे गिरा दिया था। वेल वो सब छोड़ो, मुझे मैनहट्टन ब्रिज के पास पहुँचना है, लेकिन वहाँ का रास्ता सिंगल वे वाला है, इसलिए हमें सबवे से जाना पड़ेगा। तो आगे शर्लॉक और वॉटसन सबवे से ट्रैवल करती हैं।
यहाँ शर्लॉक वॉटसन को बताता है कि जेल से पहले वो लंदन में कंसल्टेंट डिटेक्टिव हुआ करता था और उसे पुलिस की मदद करने के बदले पैसे मिलते थे। तभी ये दोनों मैनहट्टन के पास वाले स्टेशन में उतरते हैं। यहाँ शर्लॉक वॉटसन से अचानक ही बोलता है, तुम्हारी माँ बहुत दयालु रही होंगी जो उन्होंने तुम्हारे फादर को ये जानते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया कि उनका एक औरत के साथ अफेयर था। वॉटसन कंफ्यूज रह जाती है कि शर्लॉक उसके बारे में इतना सब कैसे बता रहा है। आगे मैनहट्टन ब्रिज के पास पहुंचने पर वॉटसन शर्लॉक से सवाल करती है कि उन दोनों को जाना कहाँ है। शर्लॉक कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं लंदन में कंसल्टेंट रह चुका था। वहाँ के क्राइम्स को सॉल्व करते करते मुझे थोड़ा बर्नआउट हो गया, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए मैं यहाँ न्यूयॉर्क के रिहैबिलिटेशन सेंटर के जेल में हो आया और अब से मैं यहीं न्यूयॉर्क पुलिस की केस सॉल्व करने में मदद करूँगा। ऐसा कहकर शर्लॉक एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है। यहाँ काफी सारी पुलिस की गाड़ियाँ पहले से ही आई हुई थी और देखने में लग रहा था कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई बड़ा सा क्राइम हुआ है। अब शर्लॉक को वॉटसन के साथ क्राइम सीन में जाने से पहले ये ख्याल आता है कि वो वॉटसन को पुलिस वालों से क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराएगा, हेल्पर मंकी या फिर अपना पर्सनल असिस्टेंट। वॉटसन कहती है, तुम मुझे डायरेक्ट अपना कंपेनियन बता सकती हो। इसे सुन शर्लॉक हामी भरता है। तभी वहाँ शर्लॉक से मिलने इंस्पेक्टर चीफ ग्रेगसन आती हैं। यहाँ शर्लॉक क्राइम सीन के अंदर जाने से पहले ग्रेगसन से कहता है, मेरे साथ मेरी साथी वॉटसन भी अंदर चलेगी। वॉटसन कहती है, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। शर्लॉक कहता है, मेरे डैड के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको मेरे साथ मेरे बिजनेस प्लेस में भी हाजिर रहना पड़ेगा और इस दुनिया में हर वो जगह जहाँ गुनाह या मर्डर्स होती हैं वो सब मेरा बिजनेस प्लेस होता है। इसे सुन वॉटसन शर्लॉक के साथ क्राइम सीन में चलने राजी हो जाती है। आगे घर के अंदर जाने पर ग्रेगसन इन्हें बताता है, इस घर के मालिक डॉक्टर रिचर्ड जब कल रात को देर से अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने बाहर के दरवाजे में किसी आदमी के जूतों के निशान देखे और सीधा घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उनकी वाइफ घर से मिसिंग थी। इस वक्त हमारे साथी केस की और बारीकी जानने के लिए वहाँ उस कमरे में डॉक्टर रिचर्ड से बयान ले रहे हैं। खैर, घर की टूटी फूटी हालत और किचन और बेडरूम के अंदर बने ढेरों जबरदस्ती के निशान यही बयां कर रहे हैं कि मिस एमी की किसी ने किडनैपिंग करी है। लेकिन अजीब बात यह है कि किडनैपर ने अभी तक फिरौती के एक भी पैसे की डिमांड नहीं की। इसे सुन शर्लॉक एमी के लिविंग रूम की तरफ बढ़ता है तो यहाँ दीवार में एमी और उसके कुछ रिलेटिव्स की तस्वीर लगी हुई थी। इन्हें देख शर्लॉक एमी का फोन मांगता है जो जबरदस्ती के वक्त एमी के हाथ से छूट गया था। शर्लॉक एमी की फोन की गैलरी को अच्छे से चेक करके दीवार के फोटो फ्रेम पर एक नजर टिकाता है और इस फैसले पे पहुंचता है कि मिस एमी ने 2 साल पहले या तो अपना काफी सारा वेट लूज किया था या फिर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। वॉटसन कहती है, लेकिन मिस एमी तो अपने हर फोटो में सेम दिख रही हैं, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। शर्लॉक कहता है, वॉटसन जरा इन तस्वीरों की तरफ गौर से देखो। यहाँ जो ओवल शेप की तस्वीरें हैं उनके कॉर्नर में डस्ट ज्यादा है, वहीं स्क्वायर शेप वाली तस्वीरें जिसमें मिस एमी का चेहरा कैप्चर हुआ है उन तस्वीरों में डस्ट काफी कम है। इन तस्वीरों को लगाए 1 या 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ होगा। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है, तो इसलिए मैंने मिस एमी की फोटो गैलरी चेक की और जरा देखिए, इस गैलरी में एमी की 2 साल से ज्यादा पुरानी वाली फोटोज गायब हैं, जबकि गैलरी में उनकी दोस्तों की 5-5 साल पुरानी फोटोज रखी हुई हैं। यानी मिस एमी ने 2 साल पहले अपने साथ जरूर कुछ किया था। ऐसा बोलकर शर्लॉक किचन की तहकीकात करने पहुंचता है। इधर पहले से ही डिटेक्टिव एब्रियो मौजूद थे। शर्लॉक यहाँ फर्श में फूटे हुए वाइन ग्लास नोटिस करता है और जल्दी से ऑफिसर ग्रेगसन और वॉटसन को वहाँ बुलाकर बताता है मिस एमी को अगवा करने वाला उन्हीं का कोई करीबी आदमी है और वो आदमी उनके घर मेहमान बनकर आया था। इसी चक्कर में मिस एमी ने उसका वेलकम करने के लिए वाइन के 2 ग्लासेस निकाले थे। डिटेक्टिव एब्रियो बोलता है, कुछ भी बकवास मत करो, हमें वाइन ग्लास का सिर्फ एक ही बेस मिला है जो शायद मिस एमी से भागते वक्त गलती से टूटा होगा। शर्लॉक कहता है, किसी एक वाइन ग्लास के टूटने से नीचे इतने सारे कांच नहीं बिखरते। ऐसा कहकर शर्लॉक डिटेक्टिव एब्रियो का पेन लेकर फ्रिज के नीचे से दूसरे वाइन ग्लास का बेस निकालकर डिटेक्टिव एब्रियो को दिखाता है, जिससे एब्रियो की बोलती वहीं बंद हो जाती है। अब शर्लॉक फ्रंट डोर पर छपे फुटप्रिंट की फोटो चीफ ग्रेगसन को दिखाकर बोलता है, जरा इसे गौर से देखिए, इस फुटप्रिंट में बिल्कुल हल्का सा खून का निशान है। ये खून उस आदमी के जूते में तब लगा होगा जब वो मिस एमी को मारकर घर से बाहर निकल रहा होगा और शायद किलर ने दरवाजे पे अपना फुटप्रिंट इसलिए छोड़ा है ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके
कि एमी को किसी बाहर वाले आदमी ने असॉल्ट किया था। इतना बताकर शर्लॉक इन दोनों को अपने साथ लिविंग रूम के अंदर ले चलता है और कहता है, अगर आप इस कमरे को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये कमरा मिस एमी ने पूरी तरह सिमेट्रिकल बनाया है, यानी जितना सामान कमरे के लेफ्ट साइड में है एग्जैक्ट उतना ही सामान राइट साइड में भी रखा गया है, लेकिन लेफ्ट की तरफ बस कोई एक सामान मिसिंग है। इतने में वहाँ एमी का हस्बैंड डॉक्टर रिचर्ड आ जाता है और शर्लॉक उन्हीं से उस गुमे हुए सामान के बारे में पूछता है जो लेफ्ट साइड से मिसिंग था। तो रिचर्ड याद करके कहता है, हाँ, इस जगह एमी एक रिंग बॉक्स रखती थी जो उसे उसकी ग्रैंडमा ने गिफ्ट की थी। तो इसे जानकर शर्लॉक ऑफिसर ग्रेगसन को एमी के बेडरूम तक ले चलने कहता है। बेडरूम में जाने के दौरान वॉटसन पूछती है, आखिर किडनैपर एमी के साथ साथ उसकी रिंग लेकर क्यों भागेगा? शर्लॉक कहता है, क्योंकि एमी की किडनैपिंग नहीं बल्कि मर्डर हुआ है और किडनैपर ने शायद उसी रिंग को चुराने के चक्कर में एमी का खून कर डाला है। और फैक्ट ये है कि एमी की लाश इसी घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि एमी के खून का निशान घर से बाहर नहीं गया। ऐसा कहकर शर्लॉक एमी के बेडरूम के अंदर पहुंचता है और बेडरूम को अच्छे से जांच कर बताता है कि इस बेडरूम में एक सीक्रेट कमरा है और वो कमरा इस दीवार के पीछे है। एब्रू कहता है, लेकिन एमी के हस्बैंड ने तो हमें किसी भी सीक्रेट रूम के बारे में नहीं बताया। शर्लॉक कहता है, ये कमरा हल्का सा निचला बनाया गया है। ऐसा कहकर शर्लॉक फ्लावर ब्रिज से एक मार्बल उठाकर बताता है, ये रूम इस तरह से डिजाइन है कि जब इसकी दीवार की तरफ ठीक 0.5 का हल्का सा वजन पड़ता है तो उससे दीवार की स्टील अनलॉक हो जाती है और उसी वक्त हम सीक्रेट कमरे को एक्सेस कर सकती हैं। ऐसा कहते हुए शर्लॉक एक नाइट स्टैंड के पिलर को पुश करता है जिससे सीक्रेट रूम की दीवार अपने आप खुल जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि किलर ने तब से एमी की इधर ही लाश छिपाई हुई थी। इसे देख सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और शर्लॉक बोलता है, कभी कभार मुझे मेरी ही थ्योरी के सही साबित होने का अफसोस होता है। आगे इसके बाद एमी के हस्बैंड रिचर्ड से तहकीकात शुरू होती है, लेकिन रिचर्ड बार बार यही बोल रहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और शायद उसकी वाइफ ने उसकी जानकारी के बगैर वो सीक्रेट रूम वहाँ इंस्टॉल करवाया होगा। लेकिन पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि इसका कोई चांस ही नहीं था कि एमी ने अपने घर में एक सीक्रेट कमरा बनवाया हो और उसके हस्बैंड रिचर्ड को इसकी भनक तक ना हो। बाहर से इस तहकीकात को वॉटसन और शर्लॉक भी देख रहे थे। इधर वॉटसन शर्लॉक से पूछती है, तुमने मेरे बारे में इतना सब गैस कैसे किया? शर्लॉक कहता है, मैं कभी गैस नहीं करता, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके उन फैक्ट्स को एक दिशा देता हूँ जिससे रिजल्ट अपने आप मेरे सामने उभर आता है। वॉटसन कहती है, आखिर तुमने मेरा हाथ देखकर कैसे बताया कि मैं पास्ट में एक डॉक्टर हुआ करती थी? शर्लॉक कहता है, तुम्हारे हाथ बिल्कुल नर्म थे, उसमें एक भी गड्ढे नहीं थे, साथ ही तुम्हारे हाथों से 20 पैक्स की हल्की सी स्मेल आ रही थी। 20 पैक्स क्रीम का इस्तेमाल डॉक्टर्स अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए करती हैं, क्योंकि हर डॉक्टर को सर्जरीज करने के दौरान कई बार अपने हाथों को धोना पड़ता है जिससे उनके हाथ रूखे पड़ जाती हैं। खैर, अब तुम एक सोबर कंपेनियन हो, यानी तुम अब एक डॉक्टर नहीं रही, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर डॉक्टर्स की हैबिट अभी तक थी और इसलिए तुम मुझसे मिलने से पहले अपने हाथ में 20 पैक्स क्रीम लगाकर आई थी। वॉटसन कहती है, और मेरे डैड के अफेयर के बारे में वो आपको कैसे पता चला? शर्लॉक कहता है, वो तो मैंने सिंपली गूगल सर्च किया था। अब जो चीज मैं आसानी से इंटरनेट से पता कर सकता हूँ उसमें फालतू में अपना दिमाग क्यों खर्च करूँ? तो यहाँ शर्लॉक के इस तेज दिमाग को देख वॉटसन उससे थोड़ी इम्प्रेस होती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव एब्रू आकर शर्लॉक से कहती हैं, आप जो भी हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किलर को पकड़वाने में हमारी बहुत मदद की। शर्लॉक कहता है, सॉरी डिटेक्टिव, लेकिन अभी असली किलर आपकी गिरफ्त में नहीं आया है और मैं नहीं मानता कि डॉक्टर थेरेपिस्ट रिचर्ड ने अपनी वाइफ एमी का मर्डर किया होगा। एब्रू पूछता है, लेकिन क्यों? शर्लॉक कहता है, क्योंकि जो फुटप्रिंट दरवाजे में छपे हुए थे वो फुटप्रिंट मिस्टर रिचर्ड के साइज से काफी बड़े थे। एब्रियो कहता है, शायद रिचर्ड ने जानबूझकर बड़े जूते पहनकर वो फुटप्रिंट्स वहाँ नकली बनाए होंगे। शर्लॉक कहता है, हाँ, और शायद रिचर्ड ने अपनी बीवी का गला दबाने से पहले अपने हाथ भी बड़े कर लिए होंगे। जरा ये देखो, एमी के गर्दन में जिस आदमी के पंजे के निशान है वो काफी लंबे हैं।
इतने लंबे फिंगर्स और फुटप्रिंट वाला आदमी कम से कम 6 फुट 1 इंच का रहा होगा। ऐसा बताकर शर्लॉक कस्टडी के अंदर जाता है और रिचर्ड से उसके किसी ऐसे करीबी आदमी का नाम पूछता है जो हाइट में काफी लंबा था। तो आगे हम रिचर्ड के हॉस्पिटल का सीन देखती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर पॉल पूरे 6 फुट 1 इंच का था और पॉल की वो डॉक्टर है जिसने एमी की सर्जरी करवाई थी। पॉल कहता है, मैं एमी से काफी कम मिलता था, लेकिन जब भी उससे मिलता था तो बस यही सवाल करता था कि उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई, और डॉक्टर पॉल की जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही सवाल करता, क्योंकि मिस एमी सर्जरी से पहले काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। ऐसा कहकर पॉल इन दोनों को मिस एमी की सर्जरी से पहले की तस्वीर दिखाता है और बोलता है कि ये आज तक की सबसे अनलॉजिकल सर्जरी थी, जिसका मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्यों की। तभी वॉटसन उधर साइज 11 वाले शूज को नोटिस करती है और मिस्टर पॉल से पूछती है कि वो कल रात किधर थे। पॉल कहता है, मैं अपने घर में था, वो भी अकेला। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पास अपने बात को साबित करने की कोई अलीबाई नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने किसी का मर्डर किया ही नहीं है। आगे उसी रात वॉटसन शर्लॉक से पूछती है, तुमने भी पॉल के ऑफिस में साइज 11 के शूज नोटिस किए थे, लेकिन तुमने उसके बारे में उससे सवाल नहीं किया। शर्लॉक कहता है, वो इसलिए क्योंकि मिस्टर पॉल की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह हमसे झूठ बोल रहे हैं। और सबसे आखिर में उनके पास मिस एमी का मर्डर करने का कोई खास मोटिव भी नहीं था। इसे सुन वॉटसन थोड़ी निराश होती हैं। तब शर्लॉक वॉटसन से कहता है, वैसे क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से इतनी नफरत क्यों है? वॉटसन कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी जॉब से नफरत करती हूँ? शर्लॉक कहता है, तुमने 2 अलार्म क्लॉक्स खरीदे हुए थे सुबह जागने के लिए। 2 अलार्म क्लॉक्स का साफ मतलब है कि तुम हर सुबह जबरदस्ती उठती हो उस काम को करने के लिए जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि तुम्हारे चेहरे में एक अलग चमक आ जाती है जब भी मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात करता हूँ। मेरे फादर ने तुम्हें 6 हफ्ते के लिए हायर किया है। मेरी सुझाव मानो, तुम इन 6 हफ्तों के पैसे लेकर कहीं वेकेशन में घूमने निकल जाओ, ज्यादा फायदे में रहोगी। ऐसा बोलकर शर्लॉक वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वॉटसन की नींद थोड़ी लेट से खुलती है क्योंकि शर्लॉक ने सुबह घर से निकलते वक्त उसके दोनों अलार्म क्लॉक्स की बैटरी निकाल दी थी और उसके फोन में शर्लॉक का पुलिस स्टेशन में पहुँचने का मैसेज आ रखा था। तो आगे वॉटसन शर्लॉक से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। तब तक यहाँ शर्लॉक ने एमी मर्डर केस के बारे में काफी कुछ नया पता कर लिया था। शर्लॉक वॉटसन को बताता है, एमी का किलर कोई नया किलर नहीं है, बल्कि वो इसी तरह का क्राइम इससे पहले भी कर चुका है और जिस लेडी के साथ ये सब पहले हुआ था वो लेडी थी आइलीन रैफ्रो। 2.5 साल पहले इसके पीछे से किसी लंबे आदमी ने इसका गला दबाने की कोशिश की थी। इस आदमी का फुटप्रिंट साइज भी 11 था और उंगलियों के निशान भी बेशक लंबे थे। और जैसा कि मिस एमी के घर रिंग बॉक्स गायब हुआ था, वैसे ही आइलीन के घर से कई सारी ज्वेलरीज और गहने चोरी हुए थे। वॉटसन कहती है, फिर तो दोनों केसेस बिल्कुल एक जैसे ही हैं। शर्लॉक कहता है, हाँ, लेकिन एक चीज है जो इस केस में अनकॉमन है और वो ये कि इस केस की विक्टिम आइलीन किलर के पंजों से बच निकली थी और वो अब तक जिंदा है। तो इसके बाद ये दोनों आइलीन से इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती हैं। यहाँ शर्लॉक आइलीन से किलर की बॉडी टाइप के बारे में पूछता है कि किलर मोटा था, स्किनी था या फिर मीडियम बिल्ड का था, पर आइलीन को वो सब याद नहीं होता। उसे बस ये याद होता है कि किलर ने एक काला सा नकाब पहना हुआ था। इसे सुन शर्लॉक आइलीन से नकाब के डिजाइन के बारे में पूछता है कि वो नकाब स्की, मैक्सिकन रेसलर या फिर पेपर प्लेट में से किस डिजाइन का था। आइलीन कहती है, स्की डिजाइन का था। शर्लॉक कहता है, एक्सीलेंट, स्की डिजाइन के मास्क से आपकी नजर किलर के आंखों में जरूर पड़ी होगी, क्योंकि कोई भी किलर गला घोटते वक्त इतना डिस्टेंस तो बीच में रखता है जिससे सामने वाला उसकी आंखों में झांक सके। इसे सुन आइलीन को नर्वसनेस आने लगती है और यही बात वॉटसन भांपकर शर्लॉक को यहीं रुकने का वार्न करती है। लेकिन शर्लॉक कहता है, आइलीन इसलिए कांप रही है क्योंकि वो हमसे झूठ बोल रही है। असल में आइलीन ने जानबूझकर स्की नकाब वाले ऑप्शन को चुना क्योंकि आइलीन को पता था कि इस तरह का नकाब बताने पर मैं इससे ज्यादा सवाल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि मिस आइलीन के उस किलर ने कोई नकाब पहना ही नहीं था और आपने उसका चेहरा फेस टू फेस देखा था। फिर भी आपने उस आदमी का नाम पब्लिक में नहीं उछलने दिया और आज उसी आदमी ने एक और मासूम की जान ले ली है। इसकी
जिम्मेदार सिर्फ आप हैं मिस आइलीन। इसे सुन आइलीन का चेहरा रोने जैसा बन जाता है और तब वॉटसन गुस्से से शर्लॉक को डांटकर कमरे से बाहर भेज देती है। आगे कुछ देर बाद वॉटसन शर्लॉक के पास आकर उससे कहती है, मैंने आइलीन से उस अटैकर का नाम पता कर लिया है। उसका नाम था पीटर सैल्डुआ। पीटर आइलीन के भाई का बेस्ट फ्रेंड था और उसकी परवरिश एक अब्यूजिव फैमिली में हुई थी, जिस कारण पीटर की मानसिक दशा बचपन से ही ठीक नहीं थी। अब शर्लॉक जल्दी से चीफ इंस्पेक्टर ग्रेगसन को कॉल करके उससे पीटर सैल्डुआ को अरेस्ट करने बोलता है, लेकिन ग्रेगसन बताता है कि वो लोग ऑलरेडी पीटर के घर में ही हैं और पीटर सुबह ही सुसाइड करके मर चुका है। तो ये पता चलते ही शर्लॉक पीटर के घर पहुंचता है। यहाँ ग्रेगसन शर्लॉक को बताता है कि पीटर की डेड बॉडी सबसे पहले पोस्टमैन ने खिड़की से झांकते वक्त देखी थी और उसी पोस्टमैन ने हमारा नंबर डायल करके हमें इधर बुलाया था। खैर, पीटर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था और पीटर के घर से हमें एमी का चुराया हुआ रिंग बॉक्स भी मिल गया है, यानी पीटर ही खूनी था। और इतना ही नहीं, पीटर के कमरे में एमी की कई सारी फोटोग्राफ्स भी रखी हुई थी, यानी पीटर बहुत लंबे टाइम से एमी को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा था। तभी यहाँ शर्लॉक की नजर एक टूटे हुए वॉशर और मोबाइल चार्जर पर पड़ती है। शर्लॉक कहता है, क्या मोबाइल चार्जर के पास आपको कहीं फोन मिला? ग्रेगसन कहता है, नहीं। इसे सुन शर्लॉक शेल्फ की तरफ मुड़ता है तो इधर उसे एक दवाई का डब्बा मिलता है जिसमें ज़ैनिक्स नाम लिखा हुआ था। आगे पीटर की लाश मिलते ही पब्लिकली इस केस को सॉल्व घोषित कर दिया जाता है, लेकिन शर्लॉक अभी भी परेशान था क्योंकि कुछ चीजें अभी तक अनसॉल्व थी। जैसे मिस एमी ने 2 साल पहले अपनी सर्जरी क्यों करवाई, जबकि पहले भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। और वहीं पीटर सुसाइड करने से 3 दिन पहले तक अपने फोन का इस्तेमाल कंसिस्टेंटली कर रहा था, लेकिन सुसाइड करने से 3 दिन पहले तक उसने अपने फोन से ना ही कोई रिचार्ज करवाया और ना ही किसी आदमी को कॉल किया और अब वही फोन पीटर के घर से मिसिंग है। वॉटसन कहती है, शर्लॉक अब केस सॉल्व हो चुका है, बस तुम इस केस के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। शर्लॉक कहता है, और जो भी मैं सोचता हूँ वो अक्सर सच निकलता है। वॉटसन कहती है, नहीं ये सच नहीं है। तुम्हें याद है तुमने मुझे कस्टडी के बाहर बताया था कि मैंने डॉक्टर का पेशा इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने अपनी किसी करीबी को खोया था, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं थी। शर्लॉक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, असल बात ये थी कि वो इंसान बस तुम्हारा एक साधारण सा पेशेंट था जिसे तुमने सर्जरी करते वक्त एक छोटी सी गलती के दौरान हमेशा के लिए खो दिया और इसी बात का दुख तुम्हें आज तक है। मैंने तुम्हें ये बात साफ साफ इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट होगा। वॉटसन कहती है, तुमने कैसे जाना कि वो मेरा पेशेंट था? शर्लॉक कहता है, तुम्हारे पार्किंग फाइन की टिकट देखकर उस फाइन में जो एड्रेस छपा हुआ था वो एक सिमेट्री के पास का एड्रेस था। जरूर तुम उस सिमेट्री में किसी के ग्रेवयार्ड पर फूल चढ़ाने गई होगी और उसी वक्त नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने के चक्कर में तुम्हारा चालान कट गया होगा। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारे पेरेंट्स तो जिंदा हैं, तो तुम उनके लिए सिमेट्री में फूल चढ़ाने जाओगी नहीं। वहीं तुम्हें अपने डॉक्टरी करियर से भी नफरत है, तो इसका मतलब एक ही हुआ कि मरने वाला आदमी तुम्हारा पेशेंट था। इसे सुन वॉटसन इमोशनल होकर कहती है, तुम किसी भी इंसान को पहली नजर देखकर उसके बारे में सारा बायोडाटा बता देती हो, पर क्या तुमने कभी आईने में देखकर खुद के बारे में जानने की कोशिश की है? ऐसा कहकर वॉटसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन शर्लॉक को वॉटसन की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे शर्लॉक चीफ ग्रेगसन से केस की फाइल मंगवाकर उसमें से पीटर के बारे में पता करता है, तो उसे पता चलता है कि पीटर को लाल बाल वाली औरतों से अजीब ऑब्सेशन थी। उसका गुस्सा ऐसी औरतों को देखते ही भड़क उठता था, इसलिए अपनी आदत को छुड़वाने के लिए उसने 2 डॉक्टर की मदद से थेरेपी सेशन लेना शुरू किया, लेकिन शायद थेरेपी से भी पीटर अपने इस गुस्से को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाया। इतना पढ़ने के बाद भी शर्लॉक को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ न कुछ मिसिंग है। तभी शर्लॉक की नजर सामने टीवी पर पड़ती है। इधर टीवी में एक रेसलर दूसरे रेसलर को गुस्से से वायलेंस के लिए ललकार रहा था। इसे देख शर्लॉक को समझ आ जाता है कि मिस एमी का मर्डर कैसे अंजाम दिया गया। आगे शर्लॉक जल्दी से जाकर मिस वॉटसन से मिलता है और उन्हें बताता है, एमी के मर्डर के पीछे गुस्सा और नफरत का बहुत बड़ा रोल है। जरूर मेन किलर के पास कोई ऐसी चीज रही होगी जिससे वो पीटर के गुस्से को इंक्रीज करता था, और इसी रीजन की वजह से जब पीटर 2 साल पहले आइलीन को मारने गया तो उसने आइलीन को छोड़ दिया क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई और वो नॉर्मल हो गया। लेकिन एमी के केस में पीटर ने एमी को एक ही बार में खत्म कर दिया क्योंकि किलर ने उसे कोई
ऐसी चीज दी थी जिससे वो अपने गुस्से पर कंट्रोल ना रख सके। वैसे मुझे पीटर के कमरे से जो ज़ैनॉक्स नाम की पिल मिली थी, वो पिल जनरली किस आकार और रंग की होती है? वॉटसन कहती है सफेद और ओवल शेप की। इसे सुन शर्लॉक पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करके डिटेक्टिव एम्ब्रू को ज़ैनॉक्स पिल चेक करने बोलता है और कहता है ज़ैनॉक्स पिल वैसे तो सफेद और ओवल होनी चाहिए, लेकिन पीटर के घर से मिली पिल पिंक और गोल आकार की होगी। तो एम्ब्रू देखता है कि पिल सेम वैसी ही थी जैसे शर्लॉक बता रहा था। तो ये कंफर्म होते ही शर्लॉक कॉल काट देता है और वॉटसन को अपनी गाड़ी निकालने बोलता है। आगे शर्लॉक वॉटसन की गाड़ी से डॉक्टर रिचर्ड के हॉस्पिटल में जाकर उनके जाने से पहले उनसे कहता है कि तुम ही अपनी वाइफ के किलर हो। असल में तुम ही वो सेकंड थेरेपिस्ट थे जिसे पीटर के गुस्से का ट्रीटमेंट करने के लिए 18 महीने पहले रिकमेंड किया गया था, और तुम्हें भी ऐसे ही एक गुस्सैल तरह के पेशेंट की तलाश थी क्योंकि तुम अपनी वाइफ को मरवाना चाहती थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि पीटर को सिर्फ लाल बाल वाली औरतों को ही देखकर गुस्सा आता था, वहीं तुम्हारी वाइफ के बाल रेड की बजाय ब्लॉन्ड कलर के थे। तो इसीलिए तुमने एमी के बालों का कलर चेंज करवाने के लिए उसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए उकसाया और ये विश्वास दिलाया कि वो ऐसा करने के बाद और ज्यादा हसीन और खूबसूरत लगेगी। बस फिर क्या था, बेचारी एमी ने तुम्हारे इस जाल में फंसकर अपने चेहरे के साथ अपने बाल का कलर भी चेंज करके रेड करवा लिया। दूसरी तरफ तुम्हें डर था कि कहीं पीटर एमी को मारते वक्त अपने गुस्से पर एकदम से काबू ना पा ले और तुम्हारा प्लान धरा का धरा ना रह जाए, इसीलिए तुम जानबूझकर पीटर को दवाई की जगह स्टेरॉइड देने लगे, जिससे दिन ब दिन पीटर का कंट्रोल उसके बस से बाहर होता चला गया। यहाँ पीटर पेशे से एक डिलीवरी बॉय था और पीटर के इसी पेशे का फायदा उठाकर तुमने उसे कई दफा अपनी वाइफ के घर फ्लावर डिलीवरी करने भेजा, जिससे उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। और जिस रात एमी ने पीटर को ड्रिंक ऑफर करने अपने घर बुलाया, उसी दिन स्टेरॉइड के ओवरडोज के गुस्से में आकर पीटर ने एमी का मर्डर कर डाला। रिचर्ड कहता है तुम्हारे पास इस बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं। शर्लॉक कहता है हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुमने बड़ी सफाई से मर्डर का एक भी निशान नहीं छोड़ा और ना ही किसी को ये पता लगने दिया कि तुम ही उसके थेरेपिस्ट थे। इनफैक्ट तुम पीटर का सेशन भी ऐसी जगह रखती थी जहां तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी मौजूद ही नहीं रहता था। और लास्ट टाइम पीटर के हाथों अपनी वाइफ को मरवा डालने के बाद तुमने पीटर को भी मारकर उसका क्राइम सीन सुसाइड सीन की तरह अरेंज कर दिया और उसका फोन भी चुरा लिया ताकि उसमें से अपने सभी सेशन की रिकॉर्डिंग जब्त कर सको। असल में तुम्हारे सेशन पीटर का दिमाग शांत करने की बजाय उसे और गुस्सा दिलाने का काम करते थे। रिचर्ड कहता है होम्स, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। आखिर मैंने इतनी अमीर औरत से शादी ही इसलिए की थी ताकि उसे मारकर उसकी सारी जायदाद जब्त कर सकूं। मैंने इस प्लान में एक भी कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे यकीन ही नहीं था कि कोई डिटेक्टिव मुझ तक इतनी आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी सबूत की कमी की वजह से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और यहाँ शर्लॉक कोई सबूत न होने पर गुस्से में आकर वॉटसन की कार लेकर रिचर्ड की कार को ठोक देता है। ऐसा करने की वजह से शर्लॉक को अगले ही दिन जेल हो जाती है और यहाँ शर्लॉक से जेल में मिलने वॉटसन पहुँचती है। इधर शर्लॉक वॉटसन से दो चीजों के लिए माफी मांगता है, एक तो उसकी गाड़ी जो उसने गुस्से गुस्से में तोड़ डाली और दूसरी वो बात जिसमें उसने वॉटसन के पेशेंट का जिक्र करके उसका दिल दुखाया था। तो वॉटसन इसके लिए शर्लॉक को माफ कर देती है और अब शर्लॉक वॉटसन से कहता है मेरी बेल हियरिंग आज सुबह 9 बजे है। आगे वॉटसन वापस अपने घर जाकर केस से रिलेटेड फाइलों को देखती है तो इनमें से एक फाइल को देखने पर उसके दिमाग में जोर पड़ता है। आगे बेल के समय पर शर्लॉक जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तभी वॉटसन उसे पीटर की मेडिकल रिपोर्ट लाकर देती है। इसके मुताबिक पीटर को चावल से एलर्जी थी और पीटर के कमरे में चावल का पूरा एक बड़ा सा पैकेट रखा हुआ था। इस पैकेट को देखकर ये दोनों समझ गए कि यही इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। आगे ऐसा दिखाते हैं कि चीफ ग्रेगसन अपने ऑफिस में डॉक्टर रिचर्ड को इनवाइट करता है और तभी वहां डिटेक्टिव एब्रू शर्लॉक और वॉटसन को लेकर हाजिर हो जाती हैं। इधर शर्लॉक को देख रिचर्ड बोलता है आखिर ये आदमी इधर क्या कर रहा है, ये तो जेल में था। शर्लॉक कहता है
बहुत जल्द मैं तुम्हें भी वहीं भेजने वाला हूँ। ऐसा कहकर शर्लॉक चीफ ग्रेगसन से कहता है, ये पीटर की मेडिकल रिपोर्ट है। इसके मुताबिक पीटर को चावल से एलर्जी थी और पीटर ने मरने से 3 दिन पहले ही अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके चावल खरीदे थे और उसी दिन के बाद से अपने फोन का यूज करना बंद कर दिया था। पहले तो मुझे लगा कि अपने फोन का इस्तेमाल ना करना पीटर की चॉइस होगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पीटर के कमरे में उसका वॉशर उल्टा पड़ा हुआ था। रिचर्ड बोलता है, अब पीटर के उल्टे हुए वॉशर का इस सब से क्या कनेक्शन? शर्लॉक बोलता है, तुम्हें याद है मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था कि तुम पीटर को मारने के बाद उसका फोन चुरा कर ले गए थे। बस सच तो ये है कि तुम उस फोन को नहीं ले जा पाए थे क्योंकि वो फोन तुम्हें कहीं मिला ही नहीं। अब मैं बताता हूँ कि उस फोन का क्या हुआ। पीटर के उस फोन में तुम्हारे सेशन भरे पड़े थे, जिसे सुनकर पीटर को और ज्यादा गुस्सा आता था और इसी गुस्से में उसने अपना वॉशर उल्टा दिया, जिससे वॉशर के पानी से उसका फोन गीला हो गया। अब आप सभी को पता है कि चावल एक नेचुरल डेसिकेंट है। अगर हम अपने किसी भी डिवाइस को उसके अंदर रखते हैं तो चावल की गर्मी इकट्ठा होकर डिवाइस के अंदर जमे सारे पानी को सोख लेती है। बस इसीलिए पीटर ने अपने फोन को सुखाने के लिए उसे चावल के पैकेट के अंदर रख दिया और आज वो फोन हमारे हाथ लग गया है। ऐसा कहकर शर्लॉक रिचर्ड के सामने रिचर्ड और पीटर का वो सेशन प्ले करता है जिसमें रिचर्ड ने पीटर को गलत सेशन दिया था। यानी रिचर्ड का इतना परफेक्ट प्लान इधर फेल हो गया और अब वो पकड़ा गया है। रिचर्ड को पकड़वाने के बाद हम देखते हैं कि शर्लॉक ने मिस वॉटसन को अपना सोबर कंपेनियन एक्सेप्ट कर लिया था और अब आगे चलकर ये दोनों ऐसे ही केस सॉल्व करते रहेंगे। इतना दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।